हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिस के बारे में। तो जिस तरह से हमने प्रॉपर्टीज़ करी थी एसिड्स की, वही हमारी बेसिस की प्रॉपर्टी होंगी। उसके कुछ अपोजिट्स होंगे। जैसे पहला, इसमें बेस जो होता है बिटर टेस्ट का, एसिड होता है जो सोर टेस्ट होता है, खट्टा होता है। बेस जो होता है बिटर, कड़वा टेस्ट होता है बेस का। सोपी टू टच, ठीक है। इसका जो टच होता है वो सोपी होता है, मतलब जैसे सोप होता है ना आपका चिकना, उस तरीके से इसका टच होता है। इस तरीके से वो अगर टच करोगे तो सोपी टू टच होगा। और रेड लिटमस टू ब्लू में कन्वर्ट किएगा करेगा, ये आपको मैंने बता ही चुका हूँ पहले। और जैसे एसिड में H+ आयंस रिलीज़ होते थे, यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ होंगे। रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। तो ये हमेशा ध्यान रखना, OH- आयंस रिलीज़ होंगे हमेशा बेस में। जब भी बेस होगा उसको वाटर में डालोगे तो OH नेगेटिव आयंस निकलेंगे वहाँ से, ठीक है। और एसिड्स में निकलते थे हमारे H+ आयंस, ठीक है। और ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा सॉल्यूशन में। तो ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करो। तो ये आपने 4-5 प्रॉपर्टीज़ आप हमेशा ध्यान रखनी है एसिड्स की, बेसिस की। कई बार इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, तो डिफरेंस में आप लिख सकते हो। और 1 मार्कर क्वेश्चन में भी या आपसे MCQ में भी ये पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है। 4-5 प्रॉपर्टी ऐसी याद हो जाएंगी। बिटर टेस्ट होता है, सोपी टू टच होता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है, ठीक है। ये हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसको नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो ये हो गई बेस की हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? रिएक्शन विद मेटल्स। तो अगर आप जैसे एसिड में भी हमने किया था, अगर मेटल से रिएक्ट करेंगे बेस को, यहाँ मेटल कौन सा है? जिंक को रिएक्ट किया बेस से। बेस क्या हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जिसके लास्ट में OH लगा होगा वो हमेशा बेस होगा। NaOH, KOH, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, वो सारा क्या होता है? बेस। लास्ट में OH होना चाहिए। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसको अगर हमने बेस से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। हाइड्रोजन गैस हमारी एसिड में भी रिलीज़ होती थी जब हम एसिड को रिएक्ट करते थे मेटल के साथ। वही यहाँ पर है, बेस को रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो वही प्रॉपर्टी है। उसमें क्या था? एसिड रिएक्ट विद मेटल तो बनता था सॉल्ट प्लस H2। यहाँ भी सेम है, बेस रिएक्ट विद मेटल तो ये भी क्या बना? सॉल्ट प्लस H2। ये सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट क्या हो गई हमारी? सॉल्ट है ये, ठीक है। तो सेम है, एसिड और बेस का रिएक्शन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होती है हमेशा। एसिड को रिएक्ट करो मेटल से या बेस को, दोनों में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे सॉल्ट हमारी सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो ये होगा रिएक्शन विद मेटल। दूसरा हम करेंगे रिएक्शन विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जैसे ऑक्साइड्स होते हैं हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, तो ये CO2 हमारा क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। तो CO2 को रिएक्ट किया हमने NaOH से, तो क्या बनेगा यहाँ पे भी? सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट क्या है यहाँ पे? सोडियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बन रहा है? वाटर। तो आपने ये ध्यान रखना कि रिलीज़ क्या हो रहा है ज़्यादातर। किसी में हाइड्रोजन रिलीज़ होगा, किसी में वाटर रिलीज़ होगा, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, ठीक है। तो जो भी गैसेज रिलीज़ होती हैं ये भी ध्यान रखनी है आपने। तो ये रिएक्शन क्या है हमारा? ये रिएक्शन हुआ बेसिकली जब हमने बेस को रिएक्ट किया मेटल ऑक्साइड से, तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ऊपर वाले में क्या बना था? सॉल्ट प्लस H2, यहाँ बना सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन आपको याद रखनी है एज इट इज़, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये हमारी सेकंड रिएक्शन हो गई, रिएक्शन विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। इसके बाद आती है हमारी थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या है हमारी? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है? जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट किया जाता है। एसिड में अगर बेस डाल दोगे तो उसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एसिड है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें हमने बेस डाल दिया NaOH। तो एसिड और बेस को मिला के क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ भी क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट क्या है? NaCl प्लस वाटर H2O, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, कि एसिड में जब बेस डालेंगे तो न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, सॉल्ट और वाटर बना देगा, ठीक है। जैसे आपको इसमें सिंपल सा एग्जांपल है, क्या होता है? आपको इंडाइजेशन होता है तो आप क्या लेते हो? मतलब बेस खा लो। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो अगर आप बेस खा लोगे, बेस मतलब बेकिंग सोडा खा लो या इनो वगैरह जो हम पीते हैं वो बेस ही होता है बेसिकली। तो अगर आप एसिड में बेस डालते हैं तो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज। वो एसिड को पेट में जाके क्या कर देता है? स्टमक में जाके न्यूट्रलाइज कर देता है, और क्या बना देता है? सॉल्ट प्लस वाटर।
तो वो जितनी एसिडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है अगर आप बेस ऊपर से खा लोगे। उसमें बेस में आप बेकिंग सोडा भी खा सकते हो, इनो वगैरह जो होता है वो भी बेस ही होता है। और जो हमारे ये कुछ टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो डाइजीन वगैरह होता है, वो सारा क्या होता है, बेस होता है। बेस को जब भी एसिड में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से करो। अब इसको आप वीडियो पॉज करके ये तीनों रिएक्शंस को नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे बेसिस में अपने। और ये हमारा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ बेसिस में कॉमन क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि OH आयंस रिलीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप OH आयंस रिलीज़ होगा अगर आप NaOH है, ठीक है। अगर इसको वाटर में डालोगे तो क्या रिलीज़ होगा, यहाँ वाटर है, यहाँ पे बीच में वाटर है यहाँ पे। तो NaOH को वाटर में डालेंगे तो क्या रिलीज़ होगा, Na प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस, दो में ब्रेक हो जाएगा NaOH, कैटायन और एनायन में। तो हमेशा OH नेगेटिव अगर रिलीज़ हो रहा है तो वो बेस है। ये OH नेगेटिव रिलीज़ हो रहा है तो OH में हमेशा बेस आएगा। तो ऐसे ये KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी वाटर में डालेंगे तो क्या रिलीज़ हो जाएगा, K प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस। तो यहाँ भी OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ हो रहा है। तो बेसिस में ये कॉमन है कि आपका OH नेगेटिव हमेशा रिलीज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो जब भी OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ होगा तो वो बेस माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेस। इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। इसके बाद है हमारा, मैंने आपको बताया था ये कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन से हमें क्या पता चलता है कि बेस का कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। अगर OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा होंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और OH नेगेटिव आयंस कम होंगे तो वीक बेस होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन अ बेस पर यूनिट वॉल्यूम शोज द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बेस का हमें उससे कंसंट्रेशन पता चलता है कि कितना कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मतलब कितना वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, ठीक है। अगर ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ होंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और कम OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ होंगे तो वीक बेस होगा, ठीक है। इसी तरीके से डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो आप वाटर डालते हैं एसिड में, अगर हम एसिड को हम डाइल्यूट करना चाहें तो वाटर में धीरे धीरे हम एसिड मिला मिला के उसको डाइल्यूट कर देते हैं, उसी को डाइल्यूशन कहते हैं। तो जब आप डाइल्यूट करोगे एसिड को तो उसका H प्लस आयंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं ऑब्वियसली। और अगर आप बेस को डाइल्यूट करोगे तो उसके OH नेगेटिव आयंस कम हो जाएंगे। अगर वाटर ज़्यादा डालोगे तो OH नेगेटिव आयंस बेस के कम हो जाएंगे, ठीक है, और एसिड के H प्लस आयंस कम हो जाएंगे अगर उसमें वाटर हम ऐड करते चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा pH पेपर के बारे में, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये एक इंडिकेटर होता है जिसको हम pH पेपर कहते हैं। pH, इसमें आपके नंबर्स होते हैं 0 से लेके 14 तक। एक पेपर होता है जो कई सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया जाता है, इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज़ डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन। ये होता कैसे क्या है, बेसिकली एक pH पेपर बोलते हैं इसको। ये पेपर होता है, इसमें नंबर्स होते हैं 0 से लेके 14 तक। तो इसमें जो आपका बीच का नंबर होता है 7, तो 7 नंबर जो होगा वो होता है आपका न्यूट्रल, और 0 to 6 तक जो होगा, 0 to 7 तक वो आपके होंगे एसिडिक, और 7 से आगे जो होंगे वो होंगे आपके बेसिक, ठीक है। बेसिक तो 0 से 14 तक नंबर है, बीच वाला मिडल होगा न्यूट्रल आपका, और 7 से पहले वाले आपके एसिडिक होंगे, 7 से आगे वाले बेसिक होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर शो करता है। आपको NCERT में भी दिया हुआ है, मैं इसका पिक्चर्स दिखाता हूँ आपको किस तरह से पिक्चर है इसकी। ये आपका pH पेपर है, देखो इसमें कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, और नंबर भी हैं 0 से लेके 14 तक। तो इसमें क्या होगा, आपका जो 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, और 7 से पहले एसिडिक होंगे, 7 के आगे बेसिक होंगे। तो इसमें आपको ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लेमन जूस का 2 होता है pH, वाटर का, ब्लड का 7 होता है, न्यूट्रल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका 10 होता है। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, 14 होता है। तो ये इस तरह से pH पेपर होता है। ये कलर शो करता है, न्यूट्रल में ये ग्रीनिश कलर आएंगे, एसिडिक में आपके रेड ऑरेंज कलर आएगा, और बेसिक में आपका
जो बेसिक होगा उसमें ग्रीन के बाद ब्लू, डार्क ब्लू कलर होता जाएगा। तो ये आपका ये पीएच पेपर होता है। इसकी वैल्यू होती है आपकी 0 से 14 तक। ये बेसिकली हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन नापता है। इस पर आप पेपर पे क्या करोगे, इस पीएच पेपर पे आप डालोगे, अगर आपके पास एसिड है या बेस, जब इसके ऊपर डालोगे, अगर एसिड आपने डाला तो ये आपके कलर शो करेगा ऑरेंज रेड वाले, ठीक है। और अगर आप इस पर बेस डालते हो तो ये फिर बेसिक कलर शो करेगा, रेड ये वाले ग्रीन या ब्लूइश कलर शो करेगा। और न्यूट्रल कोई सब्सटेंस डालते हो, जैसे वाटर डाला आपने, तो ये ग्रीनिश कलर शो करेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि एसिड है या बेस है, ठीक है। अगर डार्क कलर शो हो रहा है, डार्क ऑरेंज, तो ज़्यादा एसिडिक होगा। और लाइट कलर शो हो रहा है, लाइट ऑरेंज या येलो, तो मतलब वीक एसिड है। और ऐसे ब्लू के अगर डार्कर शेड शो करेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और अगर ब्लू के लाइटर शेड शो करेगा तो वीक बेस होगा, ठीक है। और ग्रीनिश कलर शो करेगा तो न्यूट्रल होगा। तो इस तरीके से हमें पता चलता है एसिड और बेस के बारे में। तो ये होता है आपका पीएच पेपर। तो इसको नोट करें आप पीएच पेपर के बारे में। ये क्या नापता है, हाइड्रोजन आयन। ये आप ध्यान रखना, पावर ऑफ हाइड्रो, पीएच का मतलब पी मतलब होता है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की पावर को मेजर करता है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है। मतलब H3O हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन बोलो, कुछ भी बोलो, H3O प्लस आयंस का कंसंट्रेशन क्या है। अगर तो H3O प्लस आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एसिडिक है, और H3O प्लस आयंस का कंसंट्रेशन कम है तो बेसिक होगा, ठीक है। ये होता है आपका पीएच के। फिर इसके बाद आप पीएच ऑफ सॉल्ट्स को भी देख सकते हो साथ साथ ही। ईजी है ये। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो हमेशा हमारा न्यूट्रल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, वीक बेस होगा, तो वो एसिडिक शो करेगा। और उसका उल्टा है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाने पे न्यूट्रल बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से एसिडिक बनता है, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक बनेगा। तो ये पीएच होते हैं सॉल्ट्स के, जो भी हमारे सॉल्ट्स बन के आते हैं। इसके बाद हम करेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स मतलब अब आप सॉल्ट्स पे आगे, एसिड और बेस ख़त्म हो चुका है हमारा। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स में सबसे पहले आएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl। कैसे ये NaCl बनाते कैसे हैं, ठीक है, और उसका क्या क्या यूज़ है। फिर आगे ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में NaOH कैसे बनाते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब आप सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्रिन कहते हैं, सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। NaCl से जब आप H2O वाटर ऐड करके और इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये NaCl किसमें ब्रेक हो जाएगा, वाटर के साथ मिलके NaOH में। NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये दोनों गैसेस भी बनेंगी। क्लोरीन एनोड पे आपका बन जाएगा, और जो दूसरे हाइड्रोजन गैस होगी वो कैथोड पे आ जाएगी। ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा ना, जिसमें आप कैथोड एनोड लगाओगे और ब्रिन जो होगा NaCl उसमें डालोगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपका वहाँ पे बन के आएगा NaOH, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली क्योंकि इसमें क्लोर और अल्कली, क्लोर मतलब क्लोरीन गैस निकल रही है, और अल्कली क्या होता है, बेस। आपका बेस भी बन के आ रहा है और क्लोरीन गैस भी रिलीज़ हो रही है, तो इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट करो। इसके बाद फिर हम इसी से रिलेटेड आगे और देखते हैं कि अब इस क्लोरीन गैस का यूज़ करके और क्या बना सकते हैं हम। दूसरा इसमें बनेगा आपका, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और इसका जो कॉमन नेम है वो ब्लीचिंग पाउडर है, और इसका जो केमिकल नेम है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि ये है कैल्शियम Ca ऑक्सी और क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका जो है केमिकल नेम, ठीक है। तो ये बनता कैसे, ये क्या हमारा स्लेक्ड लाइम, ये आपने पहले ही पढ़ा, स्लेक्ड लाइम कहते हैं इसको, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम को जब आप क्लोरीन गैस जो आपने यहाँ से रिलीज़ करी थी, यहाँ भी क्लोरीन गैस निकली है, वो क्लोरीन गैस अगर आप इसमें दोगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये क्या बन के आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसका नेम पूछते हैं कई बार, ध्यान रखना, प्लस वाटर, ठीक है। तो ये क्या, ये ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये हमारा केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मतलब पेपर उसमें जो
क्या कहते हैं आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ करते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए। तो इसके यूजेस आपको यहाँ दिए हुए हैं, आप नोट कर लो। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज़ होता है आपका? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, लॉन्ड्री में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, वॉशिंग के लिए काम आता है, जो आपके क्लॉथ्स वगैरह जो लॉन्ड्री में धुलते हैं वहाँ पे वो यूज़ करते हैं इसको। और वाटर को, ड्रिंकिंग वाटर में जो जर्म्स वगैरह होते हैं उसको मारने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये बनता कैसे है और इसके यूजेस क्या इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछते भी है कई बार, इसको नोट करो। फिर इसके आगे हम आएंगे हमारे बेकिंग सोडा पे। बेकिंग सोडा क्या होता है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या चीज़ है? बेकिंग सोडा भी आपका ब्रिंजोन NaCl है, सोडियम क्लोराइड, उसी से बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, 3 चीज़ों के साथ मिक्स करोगे तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, सॉरी बेकिंग सोडा बनेगा। तो 3 चीज़ें क्या हैं? वाटर, CO2 और NH3। वाटर, CO2 एंड NH3, इन तीनों के साथ मिक्स करोगे तो क्या बन के आएगा? ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 2 चीज़ें बनेंगी। अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका कॉमन नेम बेकिंग सोडा है और केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आप दोनों नेम याद रखना। ये हो गया आपका बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये कहाँ यूज़ होता है? ये बहुत जगह यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था एंटासिड की तरह भी यूज़ करते हैं। जब आपको अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले, जब एसिड को न्यूट्रलाइज़ करना होता है तो आप बेकिंग सोडा खा लेते हो, तो उससे बेस, क्योंकि वह बेस होता है तो इससे क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये उसमें यूज़ होता है। प्लस ये जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, हार्ड वाटर जो होता है, जिस हार्ड वाटर कौन सा? जो खारा पानी होता है आपका, जिसमें सॉल्ट्स प्रेजेंस होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम। किचन में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ क्रिस्पी पकौड़ा वगैरह बनाते हैं, जो क्रिस्पी बनाने के लिए उसमें यूज़ करा जाता है। और कई बार कुकिंग को फास्ट करने के लिए भी बेकिंग सोडा को डालते हैं। अगर आप कुकिंग फास्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर दो किसी भी चीज़ में, तो वो जल्दी कुक हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको टार्ट्रिक एसिड से अगर मिक्स करते हैं ना तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड इज इक्वल्स टू बेकिंग पाउडर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं कि बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, तो इसमें आप टार्ट्रिक एसिड मिक्स करोगे तो ये बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है इसका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो उसमें भी आपका बेकिंग सोडा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों में कई सारे इसके 4-5 पॉइंट बनेंगे, ये याद रखना। इजी पॉइंट्स हैं, कोई खास डिफ़िकल्टी है। इसको बनाते कैसे हैं, रिएक्शन आएगी, और यूजेस क्या हैं ये आएगा। 1 मार्कर में आपको कॉमन नेम पूछ सकते हैं, केमिकल नेम पूछ सकते हैं। 80 तो आप पूरी रिएक्शन याद करो यूजेस के साथ, तो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बेकिंग सोडा से ही हमारा बनेगा वॉशिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बन गया NaCO3। ये अगर इसको हम हीट कर देंगे ना तो यही वॉशिंग सोडा बना देगा हमारा। अभी दिखा दो नेक्स्ट में कैसे बनेगा। ये देखो आप, NaCO3 जो है ये है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट कर देंगे हम तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। हीट होके अलग हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और वाटर और CO2। तो सोडियम कार्बोनेट जो है ना ये Na2CO3, इसी से वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला भी वही होता है Na2CO3, लेकिन उसमें 0.10 H2O होता है साथ, मतलब उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंस होते हैं। तो अगर हम इसी Na2CO3 को यहाँ पे बेसिकली Na2CO3 है, वो O3 लिखा है मैंने, CO3 है। इस Na2CO3 को अगर आप इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? Na2CO3 0.10 H2O। इसी को हम क्या बोलते हैं? हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, इसको बोला जाता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड मतलब इसमें वाटर प्रेजेंट है, इसलिए हाइड्रेटेड बोलेंगे। और नॉर्मल जो होगा उसमें ये Na2CO3, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। लेकिन ये क्या है? वॉशिंग सोडा। जब इसमें वाटर ऐड हो जाएगा तो इसको वॉशिंग सोडा बोलेंगे। और इसको अगर नाम इसका क्या होगा? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये होता है आपका वॉशिंग सोडा। इसके यूजेस क्या है? ये वॉशिंग में यूज़ होता है, बेसिकली लॉन्ड्री में यूज़ करते हैं, घर में भी यूज़ कर सकते हो क्लॉथ्स वॉश करने के लिए। तो क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है ये, ठीक है। और ये भी
रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के काम आता है ये भाई। जो वाटर हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए। खारा पानी जो होता है अगर उसमें आप वॉशिंग सोडा डाल दोगे तो फिर उसको आप सोप के साथ भी कपड़े अपने आप वॉश कर सकते हो। वैसे जो हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ काम नहीं करता, डिटर्जेंट डालना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसमें वॉशिंग सोडा ऐड करोगे तो उसकी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी और वो आप सोप के साथ भी क्लॉथ्स को वॉश कर सकते हो। तो ये हार्डनेस रिमूव करने के लिए काम आता है, क्योंकि जो ये इसके सॉल्ट्स होती हैं वाटर में जिसकी वजह से वाटर हार्ड होता है, उन सॉल्ट्स को ये न्यूट्रलाइज़ कर देता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसलिए वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा है इसका लास्ट जो है, ये पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ भी क्लीनिंग का काम होता है। सोप ग्लास इंडस्ट्री में भी क्लीनिंग के लिए, पेपर इंडस्ट्री में भी पेपर को क्लीन करना होता है, उस वजह से ये वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ये हमारा आ गया आपका वॉशिंग सोडा कैसे बनता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हमारा आएगा टॉपिक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको आप पहले वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये होता क्या है बेसिकली, ये एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर होता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, इसमें ये Na2CO3 0.10H2 हो, तो ये जो 0.10H2 है ना, ये एक फिक्स नंबर है। यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो 10 ही होंगे वो, ये नहीं कि आप 11 या 9 कर दोगे उसको। तो वॉशिंग सोडा में हमेशा 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, तो ये जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं ये इसका फिक्स नंबर है। ठीक है, तो ये जो फिक्स नंबर होता है किसी भी एक कंपाउंड में, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। इसका मकसद यही होता है बेसिकली, ये जो भी आपका कंपाउंड है उसका कलर जो होगा वो बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, और उस कंपाउंड अगर वो क्रिस्टल की फॉर्म में है तो वो इसी की वजह से। जैसे एक एग्जांपल मैं अभी बताऊंगा, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, 1 फार्मूला यूनिट मतलब मॉलिक्यूलर मास समझ लो। कि कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लिया है यहाँ पे। कॉपर सल्फेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, कॉपर सल्फेट में होते हैं 5। इसका फार्मूला होता है CuSO4.5H2O। ठीक है, तो ये आपका कॉपर सल्फेट होता है, इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब इसकी एक एक्टिविटी क्या है, आप कॉपर सल्फेट को लो टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और ब्लू कलर का होगा कॉपर सल्फेट, ठीक, उसको आप हीट करना शुरू कर दो। तो जब आप टेस्ट ट्यूब को हीट करना शुरू करोगे ना, तो थोड़ी देर में आप देखोगे क्या कि आपके टेस्ट ट्यूब के ऊपर की तरफ ना वाटर की ड्रॉपलेट्स आने लगेंगी। तो वाटर की ड्रॉपलेट्स पूरे टेस्ट ट्यूब पे आ जाएगी, और जो आपका ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो ब्लू कलर था वो वाइट पाउडर बन जाएगा। ठीक है, वो कलर चेंज हो जाएगा और वाटर की ड्रॉपलेट्स सारे टेस्ट ट्यूब पर आ जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, बेसिकली जो आपने कॉपर सल्फेट लिया था ना, तो उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है वाटर। ठीक है, लेकिन वो ड्राई होता है, तब वाटर होने की वजह से वो गीला नहीं दिखेगा आपको, वो होगा ड्राई, लेकिन कलर उसका ब्लू होगा। वो कलर ब्लू क्यों है, वो इस वाटर की वजह से ही कलर ब्लू है उसका, बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो कलर उसका ब्लू होगा कॉपर सल्फेट का। लेकिन जैसे आप उसको हीट करोगे वो वाटर निकल जाएगा उसका बाहर, सारा टेस्ट ट्यूब के ऊपर आ जाएगा वाटर, और वो जो ब्लू कलर था वो चेंज होकर किस में आ जाएगा, वाइट कलर का पाउडर बन जाएगा। और अगर आप उसमें फिर वाटर ऐड कर दोगे ना, तो वो वाटर फिर ऐड करने के बाद दोबारा वो वाइट ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो समझ रहे हो, ये जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ना, इसकी वजह से वो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का। तो जो ब्लू कलर है, तो किसी किसी कंपाउंड में कलर जो होता है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है, किसी किसी में जो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है कंपाउंड, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। और जैसे उसको आप हीट करते हो ना, वाटर निकल जाएगा, तो क्रिस्टल की जो फॉर्म होती है ना, वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आप सिर्फ कॉपर सल्फेट के बारे में जानते हैं। तो कॉपर सल्फेट में जो कलर है उसका, वो बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। ठीक है, और वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक फिक्स नंबर है जो प्रेजेंट होता है किसी भी कंपाउंड में। तो कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, वो इसका फिक्स नंबर है। तो वो अगर निकल गया वाटर, तो ये कलर किस में चेंज हो जाएगा, वाइट। ठीक है, तो वो कलर जो था वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से था, तो इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक 1 फार्मूला यूनिट मतलब 1 मॉलिक्यूलर मास कह लो, फार्मूला यूनिट मास कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल जो कॉपर सल्फेट का होगा, उसके अंदर
जितना ही उसके अंदर जो फिक्स नंबर होगा वाटर का, उसको कहेंगे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है। ये ब्लू कलर का था, हीट करने के बाद ये वाइट कलर में चेंज हो जाएगा, और इसमें आप फिर वाटर ऐड करोगे तो वापस ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद हमारा आएगा लास्ट टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ये बेसिकली बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हो जिसको पीओपी बोला जाता है। पीओपी क्या होता है? इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीओपी। जो आपने देखा होगा प्लास्टर, जो आपको कभी चोट वगैरह लग जाती है तो प्लास्टर जो बांधते हैं डॉक्टर्स, वही होता है पीओपी। और घर में जो आप अपने वाइट वॉश कराते हो तो दीवारों पे या सीलिंग पे जो डिज़ाइन बनता है वो पीओपी से बनाते हैं। ठीक है, ऊपर सीलिंग पे भी डिज़ाइन दो, उसको पीओपी कहते हैं। तो ये होता क्या बेसिकली? ये होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हम जिप्सम, CSO4.2H2O। तो ये हो गया हमारा जिप्सम। इसको टेम्परेचर ध्यान रखेंगे, इसमें टेम्परेचर 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? इसमें से ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होंगी वो निकल जाएगी, और कैल्शियम सल्फेट में से जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, मतलब 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा, 1.5, और हाफ बच जाएगा। तो ये बन जाएगा फार्मूला CaSO4.12H2O। तो ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें से निकल गया। ठीक है, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4.12H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और ये जिप्सम है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकल गया। अगर हम इसका उल्टा रिएक्शन करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से वाटर ऐड करेंगे तो फिर जिप्सम बन जाएगा। अगर हम 1.5 मॉलिक्यूल 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दें प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नोट कर ही दिया है। और इसके यूजेस तो बड़े इजी हैं, आपको पता है पीओपी कहाँ यूज़ होती है, मैंने बता ही दिया अभी, सीलिंग वगैरह में, और उसमें सरफेस को स्मूथ करने के काम आती है, वाइट वॉश कराते हो जब, टॉयज़ बनाने के काम भी आती है ये, डेकोरेशन के मटेरियल्स बनाने के। और प्लास्टर, जो आप डॉक्टर्स के पास जाते हो आपको प्लास्टर बनता है, जब बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाती हैं तो वो भी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, तो ये भी ईजी है इसके यूजेस। रिएक्शन इसकी ध्यान रखेंगे कि जिप्सम को हीट करना है टेम्परेचर 373 केल्विन पर, तो बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। अब इसको आप पूरे प्रॉपर इसके नोट्स बनाओ और देखो इसमें क्या डाउट्स निकलते हैं। रिएक्शन जितनी बताई हैं वो एज इट इज़ याद करनी है आपने। ठीक है, चाहो तो एनसीईआरटी साथ में एक बार रख लो, उसमें भी देख लो, डिटेल्स में सारा मिल जाएगा। वैसे ये नोट्स काफ़ी हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और पढ़ने की। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं उसके बाद दूंगा, जो कुछ शायद कुछ इक्का दुक्का लाइन कोई कहीं रह गई हो तो क्वेश्चंस की फॉर्म में वो आप क्वेश्चंस की फॉर्म में हम उसको कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ भी आपका बचेगा नहीं। लेकिन ये एडवाइसेबल ये होता है कि पहले आप एनसीईआरटी के साथ ही पढ़ो तो अच्छा है। फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो ना, तो दोनों नोट्स भी पढ़ो, एनसीईआरटी भी पढ़ो, साथ साथ पढ़ो। ठीक है, बाद में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो आप इनिशियली तो दोनों बुक्स एनसीईआरटी भी पढ़ो और नोट्स भी साथ में पढ़ो मेरे। ठीक है, बाकी नोट्स इन्हें हैं, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हैं। तो इसको प्रॉपर्ली जैसे जैसे मैंने लिखे हैं, प्रॉपर्ली इसके नोट्स बनाओ और इसको रीड करो। ठीक है, ये हमारे वीडियो ख़त्म है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे और नया टॉपिक करेंगे, नया चैप्टर करेंगे कोई अपना। ठीक है, सो जब तक के लिए आप इसको स्टडी कर लो और इसका पूरा प्रिपेयर कर लो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।